गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के एमसीक्यू का पार्ट 2 सामने लेकर आए हैं। ये कल वाले पार्ट का आगे कंटिन्यू है। इसमें भी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यहाँ याद रखिए, यहाँ बात हो रही है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बना, उस दिन कौन से ऐसे शब्द थे जो संविधान में शामिल नहीं थे। यहाँ नहीं शब्द पे याद रखना है। तो याद रखिए कि समाजवादी शब्द एक, पंथ निरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द, ये सभी शब्द 42वें संशोधन के बाद जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में। इसके बाद ये शब्द जोड़े गए थे, यानी कि ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना तब इसमें शामिल नहीं थे। यानी इसका सही उत्तर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यानी 1, 2, 3। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बता दूं आपको कि 42वां संशोधन जब हुआ था तब ये शब्द जोड़ तो दिए गए थे। इसके साथ ही ये भी याद रखिए कि यहाँ जो तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949 की, इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, उनको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा कहलाता है। बात यहाँ पर हो रही है आत्मा की, क्योंकि एक अंतर बताऊंगा, एक और क्वेश्चन होगा इसको लेकर के। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को नहीं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को नहीं, उद्देश्य का। जी हाँ, किसको कहा जाता है? इसका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? उद्देश्य का, जिसको क्या कहते हैं आप? प्रीएम्बल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? प्रीएम्बल भी कहते हैं। इसको कहीं कहीं प्रस्तावना भी मिलता है। तो इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यानी आर्टिकल, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो ऑप्शन डी की बात हो रही है, इसमें आर्टिकल 32 की बात है। और इसके अंतर्गत जब संवैधानिक उपचारों की, इसको हृदय और आत्मा कहा गया है। हृदय और आत्मा, तो अंतर है। अगर केवल आत्मा पूछे तब उद्देश्य का, और हृदय और आत्मा कहे तो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, एक और शब्द आया, क्या कहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, यानी उद्देशिका को ही किसने कहा था जन्म कुंडली? अभी तो बात हुई थी आत्मा की, अब बात हुई किस चीज की? जन्म कुंडली की। तो जन्म कुंडली किसने कहा था? इसको जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी जी ने। जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल या उद्देशिका को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। और ये जन्म कुंडली कहने वाले कौन थे? ये थे आपके के.एम. मुंशी जी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यहां बात हो रही है शासन प्रणाली की। देखिए, जब हम शासन प्रणाली की बात करते हैं किसी देश में, तो शासन प्रणाली का मतलब हुआ दो तरीके की शासन प्रणाली लागू होती है। जहां पर भी संविधान होते हैं वहां पर दो प्रकार की शासन प्रणाली लागू होती है। या तो वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी, या फिर वहां पर संसदीय व्यवस्था होगी। कौन कौन सी होगी? या तो अध्यक्षीय होगी या संसदीय प्रणाली वहां पर होगी। हमारे देश में संसदीय प्रणाली का चयन किया गया है, यानी इसका सही उत्तर क्या हुआ? संसदात्मक व्यवस्था है। अब अंतर क्या होता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था को राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, ये कहां पर है? ये यूएसए में है। ये कहां पर है? ये है आपके ब्रिटेन में और इंडिया में। हमने ब्रिटेन से ही ली है। ये भी प्रश्न आ जाए कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये हमने ब्रिटेन से ली है। भारत की संसदीय जो प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, और संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोपरि होती है। ये विशेष बात है, याद रखें।
और इंडिया में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में यूएसए में यानी कि राष्ट्रपतीय या अध्यक्षीय प्रणाली है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। यहां इस प्रश्न में किसकी बात हो रही है, राजनीतिक सत्ता की। अगर हम राजनीतिक सत्ता की बात करें तो राजनीतिक सत्ता जनता में निहित होती है। राजनीतिक सत्ता किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना, उसका एक स्टेटमेंट है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहां से यह शब्द आया है कि इस राजनीतिक प्रणाली, इसका एक अर्थ याद रखिए कि किसी भी सत्ता को, किसी भी सरकार को बदलने की ताकत किसके पास है, शक्ति किसके पास है, जनता के पास। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा। आज किसी पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी। इसको बदलेगा कौन, चुनाव होंगे, जनता जिसको चुनेगी वही सत्ता में रहेगा। तो राजनीतिक शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। यदि कानूनी, यहां पर कानूनी शक्ति की बात होती तो कानूनी शक्ति किसके पास होती, वो संविधान में होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कैसा है, क्या भारतीय संविधान कठोर है। यहां कैसा कहने का मतलब है कठोर या लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कहने का मतलब यहां पर यह है, कठोरता से मतलब है क्या हमारे देश का संविधान ऐसा है जिसमें कोई संशोधन सरलता से नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो इजीली नहीं होगा। क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, नहीं। हमारे देश, हम सब जानते हैं, 100 से अधिक संशोधन अब तक हो चुके। क्या लचीला है, लचीला कहने का मतलब है क्या बहुत सरलता से यहां पर संशोधन हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसके कुछ प्रावधान तो बहुत सरलता से बदले जा सकते हैं, लेकिन कई प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से नहीं बदले जा सकते हैं। तो इसका मतलब भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर ही है, न लचीला ही है। तो फिर कैसा है, ये सी ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसलिए याद रखिए भारतीय संविधान में, यानी कि जैसा मैंने कहा कि कुछ प्रावधानों को संशोधित करना बहुत कठिन है, कुछ प्रावधानों को संशोधित करना बहुत ही आसान है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हुआ अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लचीले के बारे में एक और चीज बता दूं आपको, जो लचीला संविधान होता है, अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक लचीला किस देश का है, तब तो सर्वाधिक लचीला संविधान ये है आपके ब्रिटेन का। ब्रिटेन कह सकते हैं, इंग्लैंड कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस देश का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। मतलब इन्होंने अपना संविधान लिखा ही नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि लिखी हुई चीज से मुकरा नहीं जा सकता, मुकरने से मना नहीं कर सकते, लेकिन जिसने लिखा ही नहीं है उसका क्या होगा, वो तो कुछ भी बदल सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है वहां। तो आज जो कह दिया हो सकता है कल ना हो। ठीक है, तो इसलिए कैसा, ब्रिटेन का संविधान कैसा माना जाता है, एकदम सर्वाधिक लचीला संविधान है। ठीक है, अगर सबसे कठोर की बात करें तो वो यूएसए का है। वहां पर संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हुआ डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। यहां बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो सहकारी संघवाद किसने कहा था, ये कहने वाले थे कि भारत का संविधान सहकारी है, मतलब मिला जुला है, सबका मिला जुला है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसने कहा, जॉन ऑस्टिन ने कहा था ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ जॉन ऑस्टिन, ए आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। अर्ध संघात्मक मतलब देखिए, संघ की विशेषता होती है जैसा यूएसए में है। हमारे यहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघ शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, फेडरेशन का। हमारे यहाँ ये शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि किसका प्रयोग किया गया है, हमारे यहाँ प्रयोग किया गया है यूनियन शब्द का। ठीक है, यानी हम वास्तविक संघ नहीं हैं। संघीय प्रणाली में राज्य सर्वोपरि होते हैं, फेडरेशन में क्या होते हैं, राज्यों को बहुत पावर होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ राज्य से पहले क्या है, संघ है, यानी केंद्र सरकार है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है अर्ध संघात्मक। हमारे यहाँ कुछ पावर्स राज्यों को ज्यादा हैं, कुछ पावर्स केंद्र को ज्यादा हैं, तो कैसा है, अर्ध संघ है, कंप्लीट संघ नहीं है। तो इसका आंसर ये कहा था, केशी वीयर ने कहा था ये, कि भारत एक अर्ध संघ वाला देश है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है। हम सब जानते हैं कि भारत में नए राज्यों का गठन होता रहता है। 1956 में जब राज्यों का पहली बार गठन हुआ था तब 14 राज्य थे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि राज्यों की संख्या बढ़ चुकी है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न है कि नए राज्य का गठन करेगा कौन, ये शक्ति किसके पास है। क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, क्या मंत्री ऐसा कर सकते हैं, या राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953 में बना था, तो ये शक्ति है किसके पास। भारतीय संविधान के भाग 1 में ये शक्ति देता है संसद को। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, संसद। संविधान के भाग 1 में ये कहा गया है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। संविधान का भाग 1 में ही आर्टिकल 1 है, और आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग भारत क्या है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है। मैंने अभी आपको बताया कि भारत के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि किस शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ राज्यों का यूनियन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य, संघ राज्य किसको कहते हैं, संघ राज्य कहते हैं यूनियन टेरिटरीज को। यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, ये सब। तो यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन करता है, किसके अंडर में होते हैं ये। हम जानते हैं राज्यों में तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यहाँ कौन होता है, यहाँ का प्रशासन संभालते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन संभालते हैं, राष्ट्रपति संभालते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि संघ शासित प्रदेशों या केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरीज का दैनिक प्रशासन कौन देखता है, तो दैनिक प्रशासन या तो उपराज्यपाल, जहां पर नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर उस उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल कहते हैं, पौंडीचेरी में उपराज्यपाल कहते हैं, तो उपराज्यपाल, या फिर कहीं कहीं पर प्रशासक कहा जाता है उनको, जैसे अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं, प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो यूनियन टेरिटरीज इस समय कितनी हैं, वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है, 8 है। अभी कुछ समय पिछले साल हम देखते हैं, पिछले साल क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो 2 अलग अलग प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले संख्या केंद्र शासित प्रदेशों की 7 थी, बढ़कर के 9 हो गई। लेकिन अभी में प्रेजेंट में जब 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इस एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में एक बात बता दूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग है ये बना था आपके 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, और ये लागू कब हुआ, इसकी रिपोर्ट लागू हुई 1956 में। इसी यानी 1 नवंबर को क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और उस समय जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य आए, इसका आंसर है 1, 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य थे। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिए।
कई बार प्रश्न आ जाता है, एक राज्य सुना होगा आपने, कई बार पढ़ा होगा कि 1953 में या भाषाई आधार पर अलग राज्य बनने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। लेकिन वो आप याद रखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे नहीं बना था, क्योंकि वो बन गया था 1953 में ही, और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है? 1956 में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? या सीधा सा प्रश्न बनता है कि सिक्किम भारतीय संघ का एक राज्य कब बना? सिक्किम जो कि भारतीय संघ का 22वां राज्य था, कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था, और इसके लिए संशोधन किया गया था 36वां। ठीक है, और 1975 की बात है। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। एक और बात याद रखिए कि सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो कि कभी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? मतलब नागरिकता का प्रकार पूछ रहा है, एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है कि तिहरी नागरिकता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है, एकल नागरिकता। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ये लिया है हमने ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का मतलब सिंपल सा इतना है, अगर नागरिकता के बारे में आपसे पूछे कि नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है, तो ये संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2 में है नागरिकता। और ये भी याद रखिएगा कि एकल नागरिकता का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम सबों को किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिली है, या हम 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते, बल्कि हम किसके होंगे? भारत के नागरिक होंगे। हम सबके पास एक ही आधार कार्ड होगा, एक ही निर्वाचन आयोग का दिया वोटर कार्ड होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा राज्य का अलग हो और केंद्र सरकार का अलग हो, भारत का होगा। तो ये है एकल नागरिकता का मतलब, और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये संविधान के भाग 2 में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? बड़ा टिपिकल सी भाषा हो गई यहाँ पर, लेकिन सीधा सा पूछ रहा है कि कौन है जो नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है? तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? ये संसद बना सकती है, यानी आंसर होगा इसका डी, संसद। संसद को ही यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सके। आर्टिकल 11 कैसे कहता है कि संसद नागरिकता संबंधी प्रावधान बना सकती है, कर सकती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल भी याद रख सकें तो करिए इसको भी याद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मतलब मान लीजिए कि मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये किस में है? ये भाग 3 में है। किसको मिले हैं? ये भारत के नागरिकों को मिले हैं। ठीक है, अब बात पूछ रहा है कि लागू को करने की। मान लीजिए कि हमको जो अधिकार मिले हैं, हमारे पास हमें कोई अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार है जैसे, अब उसका पालन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई कानून ऐसा बना दिया गया कि उसके द्वारा हमारी स्वतंत्रता छीण होती है या खत्म होती है, तो हम किससे कहें कि हमारी स्वतंत्रता वापस मिलनी चाहिए? ये गलत हो रहा है। तो इसको लागू करने के लिए हम कहां पहुंचेंगे? सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेंगे। या तो आप कहां जाएंगे? या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 32, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 226। इन दोनों ही आर्टिकल का प्रयोग करते हुए आप या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और इनकी पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों ही क्या कर सकते हैं? रिट जारी करते हैं, यानी समादेश जारी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद की बात हो रही है।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है? ये आपका एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल है इसका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 अलग है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करा सकते, बच्चों से कार्य पर प्रतिबंध है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? आर्टिकल 24। अगला प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता, यदि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं छुआछूत। क्या कह सकते हैं? छुआछूत। अस्पृश्यता को और क्या कह सकते हैं? छुआछूत कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, यानी अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल करता है? तो छुआछूत का जो अंत किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 17 द्वारा। ठीक है, यानी समानता का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत हमें आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन भी किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? कई बार वन लाइनर सिंपल सा क्वेश्चन, आप ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी किस में है? तो ये है मीडिया की आजादी, डायरेक्टली नहीं है, आर्टिकल है इसके लिए 19, जिसमें हमें भाषण, अभिव्यक्ति, विचारों की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेस को आजादी है, बोलने की आजादी के अंतर्गत ही ये स्वतंत्रता आती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? वही प्रश्न जो मैंने अभी बताया, अनुच्छेद कौन सा होगा? 19। अगले प्रश्न में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के, मैं अनुच्छेद 19 के बारे में आपको बताऊं एक चीज, तो अनुच्छेद 19 में यहां पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले क्या थी? यहां पर पहले 7 थी, 7 स्वतंत्रताएं थी। तो एक स्वतंत्रता हटा दी गई। कौन सी स्वतंत्रता? संपत्ति की, समाप्त कर दी गई। ये स्वतंत्रता क्या कर दी गई? समाप्त। कब कर दी गई? ये करी गई 44वें संशोधन द्वारा 1978 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। अगला पॉइंट है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? यहां सिंपल तो नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा संविधान के किस प्रावधान को प्रवर्तित यानी लागू किया जा सकता है। तो किस प्रावधान को लागू करवाया जा सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 मैंने पीछे बताया था आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो इसके लिए ये कौन सा हो जाएगा? यानी कि ये मूल अधिकार। क्योंकि एक और चीज़ आप याद रखें कि मूल अधिकार कहाँ से हैं? आर्टिकल आपके 12 से लेकर के 35 तक क्या हैं? आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार कितने हैं? ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? संविधान का हृदय और आत्मा, मैंने पीछे बताया था आपको, संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आया कि मूल संरचना, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, किस केस में, किस वाद में
ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये देखिए मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत संविधान में नहीं है। कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया। कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया है। ये किस निर्णय में? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस केस में आया था। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित एक केस था और ये केस कब का है? 1973 का है। एक बात याद रखिए कि इस केस से पहले मौलिक अधिकारों में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती थी, लेकिन इस केस में फैसला दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, लेकिन मूल ढांचे, मूल संरचना में कोई चेंज नहीं कर सकते। नो मॉडिफिकेशन। ये भी तय है कि मूल ढांचा क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। मिनर्वा मिल्स 1980 का भी एक केस था जिसमें इसको पुनः इसकी वैधता को माना सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो भी मूल ढांचे में क्या होगा वो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के बाद वैधानिक आपके जो विधायन होता है, यानी कि संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोपरि होती है, लेकिन इस मामले में कोर्ट क्या हो गया? सर्वोपरि हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? मैंने अभी आपको बताया कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब वो कहाँ है? यदि हम संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो तो समाप्त हो गया, लेकिन संपत्ति तो आज भी हम रखते हैं अपने पास। तो ये क्या है? अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार, जिसे आप कानूनी अधिकार, लीगल राइट भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A में। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? क्या है ये? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये किसके अंतर्गत है? मूल अधिकार। ये क्या है? आपका एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कौन सा है? इसको भी याद रखिए, 21A। ये संविधान में पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था आपके 86वां संशोधन, 86वां संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को यहां जोड़ा गया से इंपॉर्टेंट होता है कि लागू कब किया गया। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। 2009 में ये कानून पारित हुआ और संविधान में तो 2002 में जोड़ा गया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। 2009 में उसको संसद ने पारित किया इस कानून को, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हो गया पूरे भारत में। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? DPSP, यानी कि हमने कहाँ से लिए? DPSP कहाँ से लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। जितने भी आदर्शवादी पॉइंट हैं वो सब यहीं से लिए गए, आयरलैंड से ही। और DPSP संविधान के भाग कौन से में है? भाग 4 में है। एक और बात याद रखिए, न्यायालय, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे, इसके लिए ये न्यायालय में लागू नहीं होंगे। न्यायालय में लागू नहीं हो सकते ये, यानी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल कौन से तक हैं? ये आर्टिकल है इनका 36 से लेकर के आपके 51 तक। ये भी याद रखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनको मिलान करना है आपको। ये निदेशक तत्व हैं आर्टिकल 40, 41, क्योंकि 36 से 51 तक क्या है? आपके निदेशक तत्व।
तो प्रश्न है कि इनका मिलान करें, 40 है, 41 है, 44 है, 48 है। तो आर्टिकल 40 में यानी 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है, और 41 में काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। यानी कि सभी आपस में मैच हैं, 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, और पूछ रहा है कि ये किस आर्टिकल में है। मूल कर्तव्य, बात किसकी हो रही है, मूल कर्तव्य की बात हो रही है। और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। और संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 या 4A है, या 4 का भी कह सकते हैं आप। और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक है, और मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 डिस्कस किया, और ये 30 क्वेश्चन का ये सेट था। अगले सेट पर हम फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।